हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। सक्सेस करियर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हमने इससे पहले कक्षा में सेफ्टी से चैप्टर्स का हमने PYQ लगाया था और आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या चीज़ दूसरा जो है, आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो जिसमें हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन टूल्स। ठीक है, औजारों के बारे में हम आज पढ़ेंगे और औजारों के जो है हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, जितने भी PYQ क्वेश्चन है औजार से रिलेटेड उसका आज हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग बिल्कुल एक एक चीज को आप लोग नोट करना चाहिए तो नोट करिएगा, लेकिन आपको PDF भी आपको ये टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए, ठीक है, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण में अगर आग लग जाती है, ठीक है, आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हम जल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। हमने ये कल के क्लास में बताया था। ठीक है, तो इस समय देखिए इसका ऑप्शन दिया है क्या कि इसमें उससे जो क्या होता है इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन है उससे तारों में जो है खराबी आ सकती है या उससे विद्युत अपघटन हो सकता है या उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किस लिए, क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि देखिए उस पर क्या होता है कि उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है? उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर विद्युत धारा से अगर इलेक्ट्रिक उपकरण में आग लग जा रहा है या लग गया हो तो उसको बुझाने के लिए जो है किस चीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? जल का प्रयोग नहीं किया सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब क्या कि धारा का प्रवाह होना। क्या होना? धारा का प्रवाह होना। ठीक है, जैसे ही हम जल का छिड़काव करेंगे तो जल में जो है क्या होता है, जल के माध्यम से धारा मतलब कि करंट बहने लगेगा। जैसे ही करंट बहेगा तो सीधी सी बात है जो भी उसको बुझाना जाएगा, जो भी व्यक्ति, उसको क्या है, करंट लग सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है। ठीक है, ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाला अग्निशामक का कौन सा प्रकार है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है सोडा अम्ल, बी है रेत और सी है जल और डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने वाला अग्निशामक का कौन सा प्रकार का यूज होता है? ठीक है, इसमें जो यूज होता है सोडा अम्ल का यूज होता है। क्या होता है? सोडा अम्ल का यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उपकरण। देखिए यहाँ पे क्या है, डैश उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि डैश उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के ही भीतर ही सीमित है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी उपकरण का हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी उपकरण का, तो जो है प्रयोगशालाओं में मानकीकरण के साधन के सीमित है। उसके लिए उसका मतलब क्या होता है? तो देखिए अगर कोई भी चीज जो है प्रयोगशाला में या किसी वर्कशॉप में, ठीक है, अगर कोई भी चीज उसको काम करना है, विद्युतकार को या इलेक्ट्रिशियन को काम करना होता है प्रयोगशाला में, तो वहां पे उसके लिए औजार जो है पूर्ण होना चाहिए। मतलब कि एक एक चीज होना चाहिए, नहीं कि अगर प्लायर हुआ तो वहां पे स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो मतलब कि वहां पे सेफ्टी वगैरह सब कुछ होना चाहिए, यानी कि पूर्ण होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि देखिए पूर्ण उपकरण यहाँ पे अगर हम भरेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्ण उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है
एक नियंत्रण मूलभूत रूप से होता है। देखिए एक नियंत्रण जो है, क्या नियंत्रण, देखिए तुलनित्र, तुलनित्र, अब यहाँ पर नियंत्रण की बात आ गया, नियंत्रण जो है तुलनित्र, कंपैरेटर हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, कंपैरेटर से नियंत्रण मूल रूप से क्या होता है, तुलनित्र होता है। ठीक है, तुलनित्र से माने, तुलनित्र का मतलब क्या, तुलना करने के लिए तुलनित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब बताइए एचआरसी फ्यूज जो होता है, ठीक है, फ्यूज का कई प्रकार होता है जिसमें से एचआरसी फ्यूज होता है। ठीक है, एचआरसी फ्यूज का जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ संरक्षण मतलब क्या होगा, तो देखिए आपका ऑप्शन ए दिया है खुले परिपथ में, ऑप्शन बी दिया है लघु परिपथ में, ऑप्शन सी दिया है अति भारण में, ऑप्शन डी दिया है अंडर डैम्प्ड में। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लघु परिपथ में, यानी कि शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, तो एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है केवल और केवल लघु परिपथ में। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए गलत, सी गलत और डी गलत, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज, एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है केवल और केवल लघु परिपथ में, यानी कि शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे है, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग डैश तक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। अब देखिए ऑप्शन हम देखते हैं पहले, 10 एम्पियर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन है 20 एम्पियर और सी ऑप्शन है 50 एम्पियर और डी ऑप्शन है क्या 100 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फ्यूज संरक्षण का प्रयोग, फ्यूज संरक्षण का प्रयोग, देखिए भाई हम जानते हैं कि फ्यूज का देखिए घरेलू फ्यूज अलग होता है, ठीक है, और किसी वर्कशॉप के लिए अलग होता है फ्यूज। जैसे मान लीजिए घर में 10-20 एम्पियर तक हम लगा सकते हैं या 30 एम्पियर तक लगा सकते हैं। अब जो है कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया कि 10 एम्पियर घर में यूज सकता है, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर और 100 एम्पियर। तो देखिए फ्यूज का जो है वो 100 से 200 एम्पियर तक भी और 200 से ऊपर भी हम यूज हो सकता है। लेकिन देखिए कह रहा है कि एक डेडलाइन दे दिया है कि फ्यूज संरक्षण का प्रयोग डैश तक के धारा के मूल्यांकन के लिए होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है 100 एम्पियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 एम्पियर हो जाएगा। ये नहीं है कि आप 100 मैक्सिमम 100 एम्पियर, यहाँ पे 200 एम्पियर होता है तो मैक्सिमम वाला के हम यहाँ पे टिक करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे 100 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ता है। अब देखिए ये आ गया आपका चित्र का क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया विद्युत कार्यों में उपयोगी औजार क्या है। अब देखिए ये कौन सा औजार है, ठीक है, देखिए ये औजार कौन सा है, आपको देखने में क्या लग रहा है, ये औजार क्या है, लग रहा है ना कि ये हैंडल है, ये क्या है, ये हैंडल है और यहाँ पे कटिंग टूल है। क्या अब ये इसको क्या कहते हैं, इस टूल को इसको कहते हैं उर्मिल औजार कहते हैं या क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। ठीक है, क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। क्रिम्पिंग टूल का मतलब क्या, इसमें वायर को छीलना, देखिए वायर को छीलने के लिए, कटने के लिए इस चीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल काम के लिए यूज किया जाता है इस चीज का। ठीक है, तो इस आकार के चित्र को, जो ये चित्र दिखाया गया है इसमें, इसको हम क्या कहेंगे उर्मिल औजार या क्रिम्पिंग टूल कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है, किस चीज के अनुसार। अब देखिए केवल भार के आधार पे, अब हथौड़ा जो है केवल भार के आधार पे तो यूज किया नहीं जाएगा। अब क्या अगला क्या दिया है, हील का आकार और हैंडल की लंबाई क्या, केवल भार और हैंडल की लंबाई, केवल ढांचे का आकार और भार। ठीक है, केवल ढांचे की लंबाई का आकार और भार। ठीक है, तो इसका क्या सही हो जाएगा कि केवल ढांचे का आकार और भार। ठीक है, केवल क्या हो जाएगा ढांचे का आकार और भार, उसका भार भी निर्भर करता है। ठीक है, हैंडल की लंबाई पे कोई मतलब नहीं है, हैंडल की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, और केवल भार नहीं, केवल भार से भी नहीं होगा, उसमें क्या होगा उसका ढांचा भी सही होना चाहिए। ठीक है, अब किस प्रकार का ढांचा होना चाहिए आगे हम बताते हैं आपको। देखिए केवल ढांचे का आकार और भार, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बता रहे हैं इसके बारे में। और अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कीवेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। जो कीवेज जो है, कीवेज, ठीक है, कीवेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कीवेज काटने के लिए किस चीज का, जैसे मान लीजिए कि छोटे छेद में, यानी कि पतला छेद है, अब उसको छेद करना है, कहने का मतलब है कि कहीं होल करना है, कोई सीट है उसमें होल करना है मान लीजिए,
तो होल करने के लिए हम केप छेनी का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? केप छेनी का प्रयोग, यानी कि केप चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पाइप के आकार, पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? देखिए कोई पाइप है, उसके जो है बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ चूड़ी काटने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन है टैप, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबिक कर्तक, और तीसरा है पाइप कर्तक, और चौथा डी है डाई है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि पाइप के अंदर अगर चूड़ी बनानी हो तो उसके लिए हम टैप का यूज करते हैं। किस चीज का? टैप का यूज करते हैं। ठीक है, किस चीज का यूज करते हैं? हम टैप का यूज करते हैं। देखिए ये है आपका टैप। अब देखिए अलग अलग तरह का टैप है। अब ये निर्भर करता है कि पाइप में कैसा जो है हम वहां पे होल करना है, ठीक है, या चूड़ी बनाना है। समझ आ रहा है? देखिए ये एक प्रकार का टैप है, ये एक प्रकार का टैप है, और ये एक प्रकार टैप है। देखिए अगर पूरा जो है उसका डायमीटर जो है, यानी कि स्टार्टिंग बिंदु से मतलब कि एक बराबर पूरा काटना है, तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे, यानी कि टैप 3। ठीक है, तो इसका अलग अलग प्रकार है, इसको हम क्या कहते हैं? हम टैप कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। देखिए अब यहाँ पे जो है आ गया ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस। अब प्रेस की बात कर रहा है, तो प्रेस क्या होता है? सीधी सी बात है, वो क्या करता है? प्रेस उसमें गर्म होता है, यानी कि तापमान से रिलेटेड है। और थर्मोस्टेट का काम ही क्या है? तापमान को संतुलन बनाना, संतुलन में रखना। ठीक है, तापमान को क्या करना? संतुलन रखना, संतुलन में रखना। तो देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। ठीक है, थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? किसी भी उपकरण में अगर थर्मोस्टेट लगा है तो उसका काम ही होता है क्या? टेम्परेचर को क्या करना? उसको संतुलन करना, संतुलन में रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर इनेमल तारों का गेज डैश के द्वारा मापा जाता है। अब बताइए सुपर इनेमल तारों का गेज, पहले तो तार का गेज मापने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो किस काम करेंगे? वायर गेज का। किसका उपयोग करेंगे? वायर गेज का। सीधी सी बात है, नाम से ही लग रहा है आपको, वायर गेज। ठीक है, स्क्रू गेज से तो हम तारों को नहीं माप सकते हैं। ठीक है, हैंड ड्रिल से भी नहीं, ठीक है, और इस्पात रूल से भी नहीं। तो हम किस से करेंगे? वायर गेज से, यानी कि तार गेज से। ठीक है, अब देखिए तार गेज का हम आपको फिगर दिखाते हैं। ये आपका तार गेज है, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज है। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। अब देखिए ये जो आपका दिया, देखिए सबका जो है ये परिधि दिया हुआ है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का किसी एक बिंदु से यहाँ तक का ये डायमीटर हो गया, तो क्या सबका धीरे धीरे डायमीटर बढ़ रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड वायर गेज, इसी में हम जो है कि तार का हम जो है जितना एक एक उसका जो पतली पतली तार होती है, इसमें हम डाल करके, यानी कि इसमें लगा करके हम देखते हैं कि उसका कितना माप है। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों के रोधन यानी कि इंसुलेशन को समानतः डैश द्वारा हटाया जाता है। अब बताइए कि अब तारों पे क्या होता है? तार तो नंगा होता नहीं है, नंगा तार होता है तो वो तो क्या लगता है? वो पार्शल लाइन में यूज किया जाता है। पार्शल लाइन का मतलब क्या? जो आप लोग गांव में देखते होंगे बिजली का खंभा, उसमें क्या होता है? नंगा तार। अब तो सरकार ने नंगा तार भी बैन कर दिया। अब ऐसे ही तार मतलब कि उस पर इंसुलेशन लगा हुआ तार जो है गाँव में अब लगाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तारों के रोधन यानी कि इंसुलेशन को सामान्यतः किसके द्वारा हटाया जाता है? बताइए कि किसके द्वारा हटाया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका सपाट फाइल। क्या फाइल का यूज करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। पाइप रिंच, रिंच क्या करेंगे यूज? बिल्कुल भी नहीं। स्क्राइबर और तार स्ट्रिपर। देखिए इसका क्या हो जाएगा? तार स्ट्रिपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रिपर का मतलब उतारना, ये हटाना। तो क्या हो जाएगा? तार स्ट्रिपर, वायर स्ट्राइपर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगर टेनन साह के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए क्या किया जाता है? टेनन साह है, यानी कि टेनन साह का मतलब आरी, ठीक है ना आप लोग, आरी। ठीक है, अब उसका जो है दांत घिस गया है। ठीक है, दांत घिस गया है उसका,
तो हम वहां पे मतलब कि क्या करते हैं, उसको धार को तेज करने के लिए क्या करते हैं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उसे टेम्पर किया जाना चाहिए, और तीसरा है दांतों को गर्म किया जाना चाहिए और उन्हें जमीन पर घिसना चाहिए। क्या वो जमीन पर घिसेगा क्या? देखिए जैसे ये आपका टैनन सा मैं एक बना कर दिखा देता हूं, कुछ इस प्रकार से रहता है, थोड़ा हैंडल, ये आपका ये हैंडल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो क्या होता है, यहाँ पे उसका खांचा होता है, दांत होता है, देखिए ऐसे देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे कौन सी आकृति बन रही है, त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, देख रहे हैं ना ऐसे, ये और ये और ये, इसका मतलब त्रिभुजाकार बन रहा है। अब कह रहा है कि उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए, बिल्कुल जी, उसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे त्रिभुजाकार फाइल से घिसेंगे तो क्या होगा, वो उसका धार तेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिंचना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की चादर को सीधा करने के लिए, लोहे की चादर जो है सीधा करने के लिए, सीट को, लोहे का जो सीट आता है, चादर आता है, उसको सीधा करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग, तो देखिए ड्रिलिंग मशीन का, भाई ड्रिलिंग मशीन बिल्कुल भी नहीं, ड्रिलिंग मशीन को क्या किया जाता है, किस चीज के लिए, ड्रिलिंग मशीन छेद करने के लिए, होल करने के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। सपाट फाइल, सपाट फाइल क्या करने के लिए, किसी भी खुरदरे 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 मतलब कि खुरदरे परत को क्या करने के लिए, उसको मतलब कि साफ करने के लिए, खुरदरे को हटाने के लिए, खुरदरापन को हटाने के लिए सपाट फाइल। और आरी, आरी से बिल्कुल भी नहीं, अभी हमने बताया, तो आरी से बिल्कुल भी नहीं। अब मैलेट, मैलेट क्या होता है भाई, मैलेट बचा, यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा ए, मैलेट। मैलेट क्या होता है, एक मैलेट जो है, जो आप लोग हथौड़ा का नाम सुने होंगे, जो हथौड़ा होता है, वही हथौड़ा जो होता है, बस वो लोहे का हथौड़ा होता है, और जो मैलेट होता है वो लकड़ी का होता है। किस चीज का होता है, लकड़ी का होता है। पूरी तरह से इसमें केवल और केवल लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो लकड़ी के जो हथौड़ा होता है उसे हम मैलेट कहते हैं। अब मैलेट का ही उपयोग क्या किया जाता है, सीट को, चादर को, यानी कि लोहे के चादर को, यानी कि सीट को सीधा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा मैलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर तकनीक का उपयोग होता है। अब बताइए, बीटा बैक स्केटर, बीटा बैक स्केटर कह रहा है कि डैश के लेपन के लिए, माने किस चीज के लेपन के लिए बीटा बैक स्केटर का तकनीक का, बीटा बैक स्केटर तकनीक का उपयोग होता है। देखिए ऑप्शन दिया है आपका, पहला मोटाई का मापन, ठीक है, मोटाई का मापन, आसंजन परीक्षण, संक्षारण रोक मूल्यांकन, कठोरता मापन। तो देखिए बीटा बैक स्केटर क्या होता है, बीटा बैक स्केटर होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कोई मान लीजिए कि लोहे का छड़ है, कोई लोहे का छड़ है, ठीक है, या पाइप मान लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। अब उसमें हम होल करके मान लीजिए कहीं वो फिक्स है, तो उसका अगर हम नहीं माप सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते कि उसकी कितना मोटाई है, तो हम वहां पे हम बीटा बैक स्केटर जो उसमें एक तरंग छोड़ता है, वेव छोड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लोहा, ये मान लीजिए कोई है लोहे का टुकड़ा है, अब इसका मान लीजिए कि ये निकालना है, ये दूरी, इसका डायमीटर मान लीजिए निकालना है, तो उसका उपयोग यहाँ पे तरंग जाएगा एक, और ये तरंग यहाँ पे जा करके फिर इधर से टकरा करके वापस आ जाएगा, तो ये बता देगा कि कितनी इसका दूरी है। तो दूरी ही क्या होता है, यानी कि मोटाई है। तो देखिए बीटा बैक स्केटर से हम क्या मापते हैं, मोटाई का मापन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, मोटाई का मापन, यानी कि थिकनेस मेजरमेंट माप करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेंच वाइस का आकार, बेंच वाइस का आकार जो है व्यक्त किया जाता है किस चीज से। देखिए आपका ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन है वाइस की ऊंचाई से, जबड़ों की चौड़ाई से, जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, और वाइस की कुल चौड़ाई से। सबसे पहली बात कि बेंच वाइस क्या है, तो देखिए पहले हम बेंच वाइस देख लेते हैं। ये देखिए आपका ये बेंच वाइस है, ठीक है। अब बेंच वाइस में ये जो होता है आपका, ये मूवेबल जा होता है, क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, मूवेबल जा। देखिए ये स्थिर होता है, ये क्या है, ये स्टेशनरी जा है। अब ये पूरा स्थिर होता है, ये चीज पूरा स्थिर होता है, और ये मूव होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, और ये क्या है, हैंडल है। जैसे ही इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं, जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं, तो ये क्या होता है, ये जा जो है फैलता है, और ये मतलब कि इसका दूरी जो है कम होता है और ज्यादा होता है, ठीक है। और ये स्लाइड होता रहता है, यानी कि स्लाइड का मतलब क्या, स्लाइड होना कि
वो क्या होता है, आगे पीछे होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बेस होता है। और ये क्या, ये जो है फिक्स्ड बॉडी होता है, बिल्कुल स्थिर रहता है, ठीक है। अब देखिए ये मूवेबल जा है और स्टेशनरी जा है। तो ये स्टेशनरी जा है, ये मूवेबल जा है। तो यहाँ पे किसी वस्तु को रख करके, किसी भी वस्तु को रख कर जिस चीज़ पे कुछ काम करना हो, जैसे मान लीजिए कि कोई लोहे का चीज मान लीजिए कि टुकड़ा है, उसको घिसना है, ठीक है, या काटना है, तो इसमें जो है हम इसको हैंडल से ऐसे हम टाइट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम काट सकते हैं या उसको यूज में ला सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी जो है ये ऊंचाई, इसकी जो है ऊंचाई, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए वाइस की ऊंचाई से, जो ऊंचाई था हमने बताया, तो इसका क्या हो जाएगा, बेंच वाइस का आकार जो है व्यक्त किया जाता है वाइस की ऊंचाई से, ठीक है, वाइस की ऊंचाई से उसका जो है हम आकार व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगला दिया है डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है, डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। देखिए किसी भी डिवाइस का, ठीक है, उसको आकार को व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन दिया है चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी, दोनों टांगों की कुल लंबाई से, दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी से। देखिए मान लीजिए कि हम अगर कोई डिवाइस है, जैसे मान लीजिए चौकोर डिवाइस है, मान के चलते हैं, ठीक है, ये चौकोर कोई डिवाइस है, यानी कि आयताकार है, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कोई डिवाइस है, तो जो है दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी बताइए, अगर हम इसमें जो है अधिकतम दूरी कौन सा होता है। अगर मान लीजिए कि आयत है, आयत में अधिकतम दूरी कौन सा होगा, तो आयत में अधिकतम दूरी होगा वो हो जाएगा क्या, उसका विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, तो है ना। अब ये सबसे लंबी दूरी होती है, तो जब ये सबसे लंबी दूरी होती है तो दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी जो है मापा जाता है, डिवाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है, समानांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। पहला है चिपिंग के समय जाब को सहारा लेने के लिए, हेक्सा से काटते समय जाब को सहारा देने के लिए, और ड्रिलिंग के समय जाब को सहारा देने के लिए, या उपरोक्त तीनों संक्रियाओं में जाब को सहारा देने के लिए। अब देखिए समानांतर ब्लॉक्स, कोई भी समानांतर ब्लॉक्स का मतलब कि कोई एक समानांतर ये ब्लॉक्स है, देखिए ये समानांतर ब्लॉक्स मान लेते हैं, ये कोई ब्लॉक है समानांतर ब्लॉक। अब देखिए चिपिंग के समय जाब को सहारा देने के लिए, जब चिपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज हो रहा है, ड्रिलिंग हो रहा है, यहाँ पे मशीन से यहाँ मान लीजिए ड्रिल, इसमें छेद किया जा रहा है, होल किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे होल किया जा रहा है। तो इसमें से जो चिंगारियां निकलती है, या इसमें लोहे का जो टुकड़ा निकलेगा, है ना, चिंगारिया लोहे का टुकड़ा जो भी है निकलेगा, तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे हम इसको अगर लगा देंगे तो ये बाहर दूर तक नहीं फैलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, चिपिंग के समय जाब को सहारा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हेक्सा से काटते समय जाब को सहारा देने के लिए, भाई हेक्सा से भी काटते समय क्या होता है, हेक्सा से भी अगर जब काटते हैं तो उसमें से भी निकलता है, ठीक है। अब छोटे छोटे कण उसके निकलते हैं, तो उसके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और चिपिंग के समय जाब को सहारा लेने के लिए भी, और ड्रिलिंग के समय जाब को सहारा देने के लिए भी। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिलिंग करते समय जाब को सहारा देने के लिए भी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। शीतक का प्रयोग क्यों किया जाता है, कूलेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल जाब को ठंडा रखने के लिए, केवल कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए, चिप्स को ठंडा रखने के लिए, और ऑप्शन डी है कटिंग टूल जॉब दोनों को ठंडा रखने के लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कटिंग टूल है, यानी काटने वाला उपकरण, ठीक है, काटने वाला औजार, और ये क्या है, जॉब, ठीक है। तो मान लीजिए एक काटने वाला औजार कोई हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई जाब है। अब ये इस चीज को काट रहा है, मान लीजिए हेक्सा हो गया, ठीक है, ये हेक्सा हो गया, और ये काट रहा है किसी लोहे के छड़ को, किसी लोहे के ये छड़ को काट रहा है, ये हेक्सा जो है किसी लोहे के छड़ को काट रहा है। भाई काट रहा है, तो जब घिसेंगे तो सीधी सी बात हीट उत्पन्न होगा, तो ये भी गर्म होगा और ये भी गर्म होगा, तो हीट उत्पन्न होगा। तो जो जा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको हम किसी चीज से पकड़े हैं ना, ठीक है, अब किसी चीज से पकड़े हैं तो क्या चीज है, अब जा को, अब देखिए यहाँ पे जो है जा, ध्यान देखिए थोड़ा,
ये कटिंग टूल है और ये जॉब है। अब ये कटिंग टूल ये हो गया आपका, और ये आपका जॉब हो गया। तो दोनों को ठंडा, दोनों गर्म होगा तो दोनों को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ड्रिलिंग के समय, ठीक है, ड्रिलिंग के समय, कटिंग के समय क्या करते हैं, शीतक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शीतक का जो प्रयोग करते हैं वो कटिंग टूल तथा जाब दोनों को ठंडा रखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई धातु का प्लेट है, लोहे का मान लीजिए कि प्लेट है। अब इसमें हम ड्रिल कर रहे हैं, देखिएगा, अब यहाँ पे मान लीजिए कि मशीन से, यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, ठीक है, टैपिंग कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे ड्रिल करेंगे, देखिए वो क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन जो है ड्रिल करने के लिए ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमता है, और जब ड्रिलिंग के समय जब घूमता है तो इसमें जो कुछ टुकड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले हम ड्रिल कर लिए तो जो उसमें टुकड़ा बचा रहता है, ठीक है, जो टुकड़ा छोटा छोटा एकदम टुकड़ा बचा रहता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए इसको हम एक बार उल्टा घुमाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। तो वही कह रहा है कि किसी छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्त दिशा में घुमाया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही अगर आधा चक्कर वामावर्त में घुमाया जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पहली बात कि अगर ज्यादा घुमा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, धातु के चिप्स टूट जाएंगे। ज्यादा घुमाएंगे तो धातु का चिप्स क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब देखिए, चूड़ियां काटते समय विश्राम किया जा सके, भाई उल्टा घुमाएंगे तो विश्राम तो होगा नहीं, रुकेगा तो नहीं, उल्टा घूम रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और सही चूड़ियां काटी जा सके, बिल्कुल नहीं भाई, जब उल्टा घूमेगा तो चूड़ियां कैसे काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। टैप को केवल दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमाना चाहिए, टैप को केवल दक्षिणा दिशा में, देखिए बिल्कुल टैप को केवल दक्षिणावर्त दिशा में ही घुमाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे कह दिया है कि आधा चक्कर वामावर्त में घुमा दिया है। जब भाई आधा चक्कर वामावर्त में घुमा दिया जाएगा, जैसे हम वामावर्त में ले जाएंगे तो धातु का चिप्स जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, धातु का चिप्स टूट जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, हथौड़ों का वर्गीकरण। देखिए, हथौड़ों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। हथौड़ों का वर्गीकरण जो है किस किस आधार पर किया जाता है, पहला है फेस के आकार, फेस का आकार और तौल के आधार पर। दूसरा है पिन के आकार एवं तौल के आधार पर। और सी है ऑप्शन आई के आकार के आधार पर, आई के आकार के आधार पर। और ऑप्शन डी है हैंडल की लंबाई के आधार पर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि हथौड़े का वर्गीकरण जो है, अभी मैंने एक पीछे क्वेश्चन था उसको मैंने बताया था कि हम आगे बताएंगे, देखिए उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये है हथौड़ा आपका, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका वजन, वेट, इस हथौड़े का पूरा, इसका नहीं, ये जो है हैंडल है इसका नहीं, क्योंकि लकड़ी का होता है। तो यहाँ पे जो है इसका जो लोहे का पार्ट है, तो ये जो है इसका वेट, इसका भार, ठीक है, इसका भार। उसके बाद क्या, पिन, ये देख रहे हैं ऊपर का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा सामने, ये पिन है, क्या है, पिन। ठीक है, तो ये दोनों पे निर्भर करता है, भार और उसका पिन का आकार पे। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, पिन के आकार एवं तौल के आधार पर, यानी कि भार के आधार पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है, हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई है कैसे नापी जाती है, तो देखिए ऑप्शन ए है एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, एक सिरे से दूसरे तक सिरे की दूरी दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से। ठीक है, दोनों पिन होल्स के बाह्य सिरों के बीच की दूरी से, दोनों पिन होल्स के भीतरी सिरों के बीच की दूरी से। अब देखिए पहले बात समझिए कि हेक्सा, आप लोग देखेंगे ये हेक्सा ऐसे होता है, हेक्सा ब्लेड। ठीक है, हेक्सा ब्लेड से क्या कहते हैं, लोहे का जो है छड़ को हम काटते हैं। ठीक है, अब उसको, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे होल होता है राइट साइड और एक लेफ्ट साइड होल होता है। ठीक है, तो इस होल का जो केंद्र बिंदु है, ठीक है, केंद्र बिंदु है यहाँ से, और इसका ये इसके केंद्र बिंदु से, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका केंद्र बिंदु से
यानी कि दोनों पिन देख रहे हैं, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी से इसका जो है लंबाई मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र में भी बताया गया है, ये क्या है पिन होल। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये केंद्र है, केंद्र बिंदु है, देख रहे हैं, और यहाँ पे भी एक केंद्र बिंदु है। तो यही दो केंद्र बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, इसके आधार पे ही हम क्या करते हैं उसको मापते हैं। ठीक है, इसके आधार पे हम क्या करते हैं उसको मापते हैं। चलिए 24 नंबर है, फाइल की लंबाई नापी जाती है। फाइल जो है, फाइल समझ रहे हैं ना, फाइल रेती, रेतने वाला। ठीक है, इसको हम आम भाषा में क्या कहेंगे, रेती। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है देखिए यहाँ पे, इसका काम होता है किसी भी धातु के, जो धातु का उपकरण होता है या धातु का कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई लोहे का छड़ी हो गया, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, सपाट करने के लिए या बराबर करने के लिए, ठीक है, उसका हम उपयोग करते हैं। अब देखिए इसका क्या हो जाए कि फाइल की लंबाई, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइल की लंबाई नापी जाती है। ऑप्शन ए दिया है पॉइंट से टैंक तक, पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से हिल तक, हिल से टैंक तक। देखिए इसके चित्र में क्या दिया है, ये हिल हो गया, क्या है, ये हिल है और ये क्या है, पॉइंट है। तो देखिए इसका जो खांचा बना हुआ है और ये यहाँ से, जहाँ से खांचा शुरू हुआ है, देख रहे हैं, ये खांचा ये जो है यहाँ शुरू हुआ है और ये यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू, इधर से देखिएगा तो यहाँ से शुरू, ये दोनों को जो बीच का दूरी है वो क्या कहलाता है, बैली होता है। क्या होता है, बैली। और ये जो है जहाँ से इसका टैंग है, जहाँ से इसका टैंग है और ये पॉइंट है। अब देखिए टैंग पूरा यहाँ से होता है, यहाँ से टैंग और ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर पॉइंट से हिल तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट से हिल तक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चित्र में पॉइंट से हिल तक, पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है और ये क्या है, ये हिल है। इन्हीं जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि हिल से पॉइंट तक की दूरी जो है फाइल की लंबाई नापी जाती है। ठीक है, चलिए चीजल के निर्माण में, चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है, बताइए जो छेनी होता है चीजल में, उसमें कौन सी धातु, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, कार्बाइड स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो बताइए 25 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाई कार्बन स्टील का। क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, तो चीजल के निर्माण में प्रयुक्त, चीजल जो है किस धातु का बनता है, तो हाई कार्बन स्टील का बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लिखा है कि उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को, रेती को यानी कि रेती मतलब क्या, अभी फाइल, रेती तथा हेक्सा को क्या करते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया है जल से धोकर रखना चाहिए। अब बताइए लोहे के औजार को जल से धोएंगे तो क्या होगा, जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा। तो क्या ये करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन पहला ही गलत हो गया। ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। ठीक है, और सी ऑप्शन है तेल लगा कर रखना चाहिए, और डी है ऐसे ही रख देना चाहिए। तो दोस्तों 26 का जो आंसर है वो है ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, ब्रश से इसको साफ करके रखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्या उन्हें कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, उन पर इनेमल पेंट का लेप कर देना चाहिए। भाई अगर उस पर हम पेंट कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो काम कैसे काम करेगा। उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। अब बताइए क्या, अगर हम बरसात के दिन में क्या औजार का उपयोग नहीं करेंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उन पर मोबिल आयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए, यानी कि उस पर लेप लगाना चाहिए। किसका, मोबिल का या मोबिल ऑयल का या ग्रीस का। सही बात है भाई, हमारे घर में भी ऐसा होता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिशियन के जो स्टूडेंट होंगे वो लोग जानते होंगे कि हमारे घर पे जो है क्या होता है कि अगर कोई भी उपकरण होता है लोहे का, कोई काटने पीटने वाला, तो वहां पे हम मोबिल ऑयल या कोई भी तेल का उसको हम जो है यूज करके उसमें लगा के हम रखते हैं। ठीक है, ताकि उसमें जंग ना लगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, कारण है मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना। बताइए, ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना, ये तो कोई बिल्कुल आप आंसर नहीं हुआ, उत्तर नहीं हुआ। कटिंग के समय घर्षण को कम करना। भाई घर्षण ही तो बढ़ाना है, घर्षण नहीं होगा तो फिर कटेगा कैसे? ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना। क्या है? अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार फिर से देखते हैं। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा के दांतों को सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? तो ये कारण पूछ रहा है, सेटिंग करने का कारण पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि कटिंग के समय घर्षण को कम करना। जब कट किया जा रहा है तो वहां पे घर्षण को कम करना, ठीक है। तो यही मुख्य कारण है कि घर्षण कम हो। अगर दांत का सेटिंग करेंगे तो घर्षण कम होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए 28 के बाद हम 29 पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? हाथों को भली प्रकार साफ कर लेनी चाहिए। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। बिल्कुल, माइक्रोमीटर को पहले क्या करना चाहिए? उसको प्रयोग करने से पहले हाथों को साफ कर लेना चाहिए। हाथों क्या करना चाहिए? साफ कर लेना चाहिए। अब माइक्रोमीटर के शून्य त्रुटि को समायोजित करना चाहिए। भाई ये नहीं कि वो किसी शून्य त्रुटि ना हो, शून्य त्रुटि मतलब बिल्कुल उस पर समायोजन सेट कर लेना चाहिए, ठीक है। और माइक्रोमीटर को कपड़े से अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों कार्य कर लेना चाहिए, तब उसका उपयोग करना चाहिए माइक्रोमीटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्या है? अब देखिए स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप, अब एयर गैप का यहाँ बात कर रहा है, ठीक है, एयर गैप। अब गैप मतलब क्या? खाली स्थान। क्या है? खाली स्थान। अब देखिए किस चीज का उपयोग करते हैं? फीलर गेज का, वायर गेज का, माइक्रोमीटर का, और इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फीलर गेज का। क्या हो जाएगा? फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। देखिए ये है आपका फीलर गेज, ये है आपका क्या है? फीलर गेज। देखिए अलग अलग माप का है, ठीक है। फीलर गेज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये दो पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये दो पार्ट है, ठीक है। अब हमको इस दूरी को मापना है, ठीक है, इसके बीच की दूरी को, एयर गैप को मापना है। एकदम ये पतला सा है, ये मत समझिए कि बहुत ज्यादा है, ये क्या है? एकदम बिल्कुल ना मात्र है। तो हम यहाँ पे फीलर का उपयोग करके देखिए एक एक पट्टी को इसमें एंटर करके हम उसका जो है माप सकते हैं एयर गैप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या करते हैं? यहाँ पे फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। चलिए 31 नंबर है, 31 नंबर। छोटे तार और केबलों को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? अब देखिए छोटा तार हो या केबल को जब वो टर्मिनल, जैसे मान लीजिए कि टर्मिनल, और मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल में कि एक बैटरी है, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये बैटरी है और इसका जो है आपका इस क्या है? टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक वायर लगा है और एक ऐसे यहाँ पे वायर जोड़ा गया है, ठीक है, ऐसे ये वायर जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि टर्मिनल के समीप मान लीजिए हमको यहीं से तार काटना है, ये वायर को यहीं से काटना है। मान लीजिए कि ये पूरा यहाँ पे पैक है, ये बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल पैक है। और इससे बेहतर एक और उदाहरण हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि जो पारेषण लाइन जाता है, इसमें से हम जो जहाँ से हम बिजली खींचते हैं, पहले हम जो होता था क्या कि कहीं से अगर हम बिजली जो है घरों में यूज करने के लिए हम पहले क्या करते थे? ऐसे वायर को हम फंसा लेते थे और इसे खींचते थे। तो यहाँ पे जो है जो जोड़ है, तो क्या होता था कि बड़ी बिजली जो है लोग चोरी करते थे। अब तो सिस्टम आ गया है, तो यहाँ पे जो है क्या होता था कि जल्दी से लोग काटने के लिए हम जो है वो लोग क्या करते थे, जो लोग थे
वो यहाँ से मान लीजिए कि काटना है तो किसी चीज़ से तो काटेंगे नहीं, तो उसके लिए हम तिरछा काट प्लेयर का यूज करते थे। किस चीज़ का? तिरछा। बताइए इलेक्ट्रिशियन चाकू से क्या काटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। संयुक्त प्लायर से काटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। कैंची से काटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है? तिरछा काट प्लेयर से काटेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये टर्मिनल है, समझिएगा ये टर्मिनल है और यहाँ पे भी ये भी टर्मिनल है। यहाँ से काटना हो तो भाई हम किसी से काटेंगे? तिरछा काट प्लायर से काटेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका ये तिरछा काट। अब देख रहे हैं ये ब्लेड है, ये क्या है? अब यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है, देख रहे हैं हैंडल पे क्या है? इंसुलेटर लगा है, ताकि क्या है? झटका ना लगे, बिजली का झटका ना लगे। ठीक है, और ये देखिए धारदार जो ये ब्लेड है और इसी में जो है ऐसे वायर यहाँ पर रहता है, हम उसको तुरंत काट देते हैं। ठीक है, चलिए सर्किट से सुंडाकार शंख बर्मा के अपनयन के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? देखिए सर्किट से सुंडाकार शंख बर्मा के निकालने के लिए आप कौन सा औजार का प्रयोग करेंगे? देखिए इसका सीधा सा आंसर है ड्रिफ्ट का। किस चीज का? ड्रिफ्ट का। कौन सा औजार? ड्रिफ्ट का औजार हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए गुनिया के कई प्रकार हैं। गुनिया के कई प्रकार हैं। गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? ठीक है, सबसे पहले बात कि गुनिया देखिए कैसा होता है, एक 90 डिग्री का ऐसे एंगल पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लेड होता है, ये आपका ब्लेड होता है जिस पे ये मापे लिखी गई होती है, मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है? कार्यखंड के पृष्ठों की समानांतरता की जांच करना, रेतित पृष्ठ की वर्गता की जांच करना, पृष्ठ की सपाटता की जांच करना, कार्यखंड के सिरे के 90 डिग्री पर रेखाएं अंकित करना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये देखिए कार्यखंड के पृष्ठों की समानता की जांच करता है, बिल्कुल इसकी पृष्ठता की जांच करता है। रेतित पृष्ठ की वर्गता, बिल्कुल वर्गता के भैया 90 डिग्री पे है, देखिए ये पूरे 90 डिग्री पे है, यहाँ से ये वाली चीज, ये जो है ये 90 डिग्री पे है। इससे हम क्या निकालेंगे भाई? एक वर्ग में क्या होता है? ये वर्ग है, यहाँ पे 90 डिग्री का होता है, तो हम ये गुनिया लगा के हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि वो 90 डिग्री का है या नहीं। तो रेतित पृष्ठ की वर्गता जांच करने के लिए बिल्कुल, कार्यखंड के सिरे को 90 डिग्री पर रेखाएं अंकित करना, बिल्कुल 90 डिग्री पर रेखाएं भी अंकित हो सकती है। तो यहाँ पे क्या जो है नहीं हो सकता है? तो पृष्ठ की सपाटता नहीं जांच कर सकते हैं। ठीक है, पृष्ठ की सपाटता, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? अब देखिए कोई धातु है, उस पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? विद्युत लेपन। क्या किया जाता है? विद्युत लेपन किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी लैंप के होल्डर को जमीन के स्तर से कम कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई लैंप है, जैसे घरों में जो लैंप हम जलाते हैं यानी कि बल्ब जलाते हैं, तो जो बल्ब हम घरों में वायरिंग होती है, तो घरों में जो है एक निश्चित दूरी पे हम बल्ब लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो है जमीन से वो दूरी जो है कितनी दूरी है? ठीक है, वो जमीन से कितनी दूरी होती है? तो देखिए दोस्तों वो जमीन से जो है कितनी दूरी पे होती है? वो 2 मीटर की दूरी पे होती है। कितने मीटर दूरी पे? 2 मीटर की दूरी पे होती है, और इतना ही लगाया जाना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? ठीक है, क्या कह रहा है कि गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? अब देखिए ऑप्शन दिया है कि लोड धारा कम करने के लिए, उष्मा हानि घटाने के लिए, पानी का कलावधि बढ़ाने के लिए, उष्मा हानि बढ़ाने के लिए। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा कि ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उष्मा हानि घटाने के लिए, उष्मा की हानि जो है ना हो, उष्मा की हानि जो है ना हो, तो ठीक है इसलिए ये लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कारणों में से किस एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है?
देखिए ब्रिटानिया जो जोड़ होता है, ब्रिटानिया जो जोड़ होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए ब्रिटानिया जोड़, अब क्या बोल रहा है कि ब्रिटानिया जोड़ में जो है सोल्ड करना अनिवार्य है भाई। किस लिए? उस कारण क्या है कि ब्रिटानिया जोड़ पे हम सोल्डिंग करते हैं, सोल्डर करते हैं। तो देखिए अधितापन के कारण, वातावरण में होने वाले बदलाव की वजह के क्षरण के होने के कारण, गैल्वेनिक एक्शन के वजह से क्षरण होने के कारण, वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा वो वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण। भाई कंपन होगा तो क्या होगा, वो ढीला होगा, जैसे ही ढीला होगा तो वो स्पार्क निकलेगा। तो ढीला कनेक्शन पे स्पार्क जो है होने लगता है, मैं कल के क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो वातावरण में परिवर्तन होगा और कंपन होगा तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, स्पार्क करेगा। तो उसको हम उस पर क्या करते हैं, ब्रिटानिया जोड़ पे हम क्या करते हैं, आपका सोल्ड करते हैं, क्या करते हैं, यानी कि सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है, ध्यान दीजिए, अब 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज क्या हो। अब देखिए, तो 2 कोर वाले केबल से जोड़ा जाता है, भू संपर्कन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है, एकल इंसुलेटेड हो, दोहरी इंसुलेटेड हो। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि दोहरी इंसुलेटेड हो। क्या हो जाएगा, दोहरी इंसुलेटेड हो, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने इस जो है इस वीडियो में जो है हमने 38 क्वेश्चन देखे, 38 क्वेश्चन देखे। आप लोग बिल्कुल इसको तैयार कीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए अब इतना ही, हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।